नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से जो हम इसमें शुरू कर रहे हैं हम आईक्यू का, इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्योंकि आरओ का पेपर को देखते हुए हमने थोड़ा सा इसमें संशोधन किया हुआ था। अब ये था उसमें कि 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाओं पर उपलब्ध कराए जा रहे थे और वन लाइनर आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे थे। लेकिन अब आरओ का पेपर 5 दिसंबर को हो चुका है। आज से जो हमारा शुरू हो रहा है, पुनः एक बार हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं आपसे कहा हूं कि करंट अफेयर का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। हर परीक्षाओं में करंट अफेयर का एक लगातार स्कोप रहा है, तो उसको देखते हुए द काउंसिल आईएएस परिवार ने, हमारी टीम ने ये लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं, ताकि आपके लिए जो है कि एक ही प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर की चीजें मिल सके। तो डेली करंट अफेयर की ये जो क्लास चल रही है, आप इसमें अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो आपका जो होने वाला पेपर है यूपीएससी का जो होगा और यूपी पीसीएस का होगा, साथ साथ अभी जो जनवरी में बिहार पीसीएस का पेपर होने वाला है, इसके लिए ये क्लासें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाती है, तो आप पीडीएफ भी देखते रहिए और क्लास भी देखते रहिए, और ताकि आपको जो है कि यहाँ से लगातार अगर आप बने रहते हैं तो आपको जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपको करंट अफेयर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसी चीज़ों को लिया जा रहा है। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग इसे शेयर कर दें, अपने मित्रों को भी जोड़िए और कमेंट करते रहें। आप अब फ्री हो चुके होंगे आप पेपर से, अब एक नए लक्ष्य की तरफ, दूसरी तरफ आप चलने वाले होंगे, जो आपका यूपीएससी का लक्ष्य होगा या जो भी और आपका अन्य लक्ष्य होगा, आप उस समय लग चुके होंगे। तो अब 10 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको करंट अफेयर डेली आपको लेके आऊंगा। अब इसमें मैंने जैसा का नाम दिया है MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ के रूप में आपको मिलेगा। व्याख्या सहित आपको मिलने वाली है, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। प्रामाणिक चीजें रहेंगी आपके लिए जो जरूरी है। आपको एक सूचना दे दे, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। आप अब अपने परीक्षाओं से खाली हो चुके हैं, तो आप आइए, अब ऑफलाइन क्लासें करिए। 22 नवंबर से हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। अब आप लोग आकर उसमें ज्वाइन करिए, अब अपने लक्ष्य को सार्थक करिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है कि हाल ही में किसे ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ट्विटर जो सोशल मीडिया पे है, कि इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, यह क्वेश्चन हमारा है। देखिए ऑप्शन है हमारे पराग अग्रवाल, जैक डोरजी, रुमाना सिन्हा सहगल, ज्योत्सना चिनप्पा। तो हाल ही में जो ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया हो, पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो इसके अनुसार इसका पहला आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी पराग अग्रवाल को ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। देखिए व्याख्या आप, भारत के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ पराग अग्रवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। ये प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं, इनको जो है ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अगर बात करें ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोरजी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। जैक डोरजी हैं, ये ट्विटर के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। अब इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इनकी जगह पर अब पराग अग्रवाल को बनाया जा रहा है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, पराग अग्रवाल ने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल किया है, और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है इन्होंने। तो पराग अग्रवाल के बारे में अगर आपको जानना हो, तो इन्होंने जो है कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो बंबई में स्थित है, यहां से इन्होंने कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हुई है, और अमेरिका से इन्होंने क्या किया हुआ है? पीएचडी किया हुआ है। देखिए पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर में शामिल हुए थे, 2011 में ट्विटर में शामिल हुए थे, और 2021 में क्या हुए हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया, पूछा जा रहा है। ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल, पुणे। तो अभी जो है कि हुनर हाट का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में हुनर हाट का जब आयोजन किया गया, तो उसी में ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो इसके अनुसार सही उत्तर जो है हमारा है बी है, यानी नई दिल्ली इसका
सही उत्तर है। देखिए व्याख्या, आप अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को समृद्ध आदिवासी विरासत से परिचित कराने हैं। आपको उद्देश्य भी जानते रहना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को यानी जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको समृद्ध आदिवासी विरासत, जो हमारी आदिवासी विरासत है उनसे परिचित कराने के हेतु नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव में ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव जो चल रहा है उसमें जो है कि ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। फिर देखिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन ट्राइफेड द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया। किसके द्वारा किया गया है यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह ट्राइफेड द्वारा किया गया, आपको याद रखना है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। फिर देखिए इस कार्यक्रम में भारत में 20 से अधिक विदेशी मिशनों के लगभग 100 राजनयिकों के अलावा, यानी 20 लगभग मिशन इसमें चल रहे हैं, जो 20 से अधिक विदेशी मिशनों के लगभग 100 राजनयिकों के अलावा इसमें देख रहे हैं कि विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस तरह से जो आदिवासी समुदाय के हमारे यहाँ लोग हैं उनके कल्चर को विदेशों में बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग जो कल्चर है यहाँ से भारत का आदिवासियों से, उनसे लोग जुड़ रहे हैं। तो आदिवासियों के प्रति एक सम्मान की भावना भी प्रदर्शित हो रही है, उनको भी मानव की श्रेणी में लाया जा रहा है। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है उन चीजों को दूर किया जाएगा, उनके संस्कृति से लोग जुड़ेंगे, परिचित होंगे तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ अन्य लोगों से भी आदिवासियों को सीखने को मिलेगा। देखिए आदि महोत्सव की अगर बात की जाए तो यह एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है जिसे जनजाति कार्य मंत्रालय एवं ट्राइफेड द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किया जाता है। आदि महोत्सव का आयोजन जो होता है जनजाति कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि आदि महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी तो 2017 में की गई थी। कब की गई थी आदि महोत्सव की शुरुआत? 2017 में की गई थी। आदिवासी समुदायों से संबंधित है, उनके कल्चर को दुनिया के सामने लाने का काम आदि महोत्सव करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो रिवर सिटीज अलायंस जो है उसको हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए आप, जल शक्ति मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दो मंत्रालय आपको दिख रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस यानी आरसीए लॉन्च किया है। तो इसका सहयोग रहा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के। किसके साथ मिलकर किया है जल शक्ति मंत्रालय ने? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, यह भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर भारत में समर्पित एक विचार मंच है और यह नदी से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और उपकरणों को अपनाने की दिशा में काम करेगा। क्या कर रहा है? रिवर सिटीज अलायंस की बात चल रही है। ये जो है नदी से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और उपकरणों को अपनाने की दिशा में कार्य करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारे तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा। तो हाल ही में जो है कि नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नागालैंड होगा। देखिए अब व्याख्या, 29 नवंबर 2021 को नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसको कोहिमा के पुलिस मुख्यालय में लॉन्च किया गया है। ये याद रखना, कोहिमा के पुलिस मुख्यालय में लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, यह ऐप संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में मदद करेगी। सीधे पुलिस से संपर्क करने में यह ऐप मदद करेगा। फिर आप देखिए, इस ऐप की विशेषताओं में शामिल है अलर्ट, डायरेक्टरी, SOS, टूरिस्ट टिप्स और नजदीकी पुलिस स्टेशन और सर्च।
इसका मतलब आप अगर ये देखते हैं तो पुलिस व्यवस्था में, जैसे कि अगर आप करंट अफेयर लगातार पढ़ते जाते हैं, बीच बीच में पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात चलती रहती है कि पुलिस में क्या सुधार होना चाहिए, पुलिस का मानव के साथ किस तरह से संबंध होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कभी भी पुलिस का थोड़ा बहुत भय लोगों में गाँव के क्षेत्रों में रहता है, इनके बीच एक आपसी तालमेल हो और एक नजदीकी जुड़ाव हो, इसके लिए पुलिस सुधार में बार बार बात की जाती है। पुलिस सुधार में ये चीजें आनी चाहिए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि अगर इस ऐप के माध्यम से, काली और कॉप के ऐप के माध्यम से नागालैंड पुलिस जो है वहां के लोगों से सीधा जुड़ाव करेगी, लोगों का लगाव होगा, पुलिस उनसे डरेगी नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में पेश आएगी, सहयोगी के रूप में उनको समझेगी। तो ये सारे इसके फायदे दिखने हैं। मेंस में आपको इसी तरह से पूछा जाता है, चीजों को लिंक करके तैयार करनी पड़ती है। तो करंट अफेयर की चीजों को पढ़ते वक्त व्याख्या मैं इसलिए आपको उपलब्ध कराता हूं ताकि कि आपको मेंस के लिए कंटेंट भी उपलब्ध यहां से हो सके। अगर हम सिर्फ ऐसे बात कर लेते हैं तो उसमें से कंटेंट आपके पास कम पड़ेंगे, तो कंटेंट भी आपको उपलब्ध हो, बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ आपको अध्ययन करने की जरूरत होगी, तो चीजें अच्छे से होती है। तो आपको हर समय अपने विचारों को खोल के रखना है, किस तरह से चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चित ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में करना है? ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार के संदर्भ में आपको कथनों विचार करना है। इसमें पहला कथन है, किसकी घोषणा गोवा में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई। दूसरा कथन है किसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बराकत और द सन अबव मी नेचर स्टेटस द्वारा साझा किया गया। दो कथन आपको दिए गए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बराकत और द सन अबव मी नेचर स्टेटस द्वारा साझा किया गया है। आप इसमें हमसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है। कभी कभी ये होता है कि आप पढ़ जाते हैं क्वेश्चन लेकिन ध्यान नहीं देते कि इस लाइन में क्या पूछा गया था, आपने लगा कि ये सही है, आपने तुरंत टिक कर दिया। बड़े ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार है, इसको गोवा में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ही किया गया। अब इसमें बराकत को और द सन अबव मी नेचर स्टेटस को यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार से साझा किया गया। इसके अनुसार ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं, लेकिन ये असत्य कथन पूछ रहा है। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी होगा, यानी न तो एक और न ही दो। देखिए व्याख्या आप, 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार की घोषणा गोवा में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई। पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 के दौरान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब ब्रिक्स फिल्म महोत्सव और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं, नहीं तो दोनों अलग अलग होते थे। इस बार साथ में किया जा रहा है। जो ये ब्रिक्स फिल्म महोत्सव है इसका 6वां संस्करण है, किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर पुरस्कार की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका फिल्म बराकत। ऐसे भी पूछा जा सकता है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीती है ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में, वो किस देश की फिल्म है? तो ये बराकत जो है दक्षिण अफ्रीकी फिल्म है, और वहीं रूसी फिल्म है द सन अबव बी नेचर स्टेटस द्वारा साझा किया गया है। ये आपका कथन में दिए गए हैं। इन फिल्मों को मानवीय भावनाओं के उनके शानदार सिनेमाई चित्रण के साथ साथ पर्दे पर शानदार कहानी के लिए सम्मानित किया गया। शानदार कहानी, मानवीय जो भावनाएं हैं उनको शानदार कहानी के रूप में पेश किया गया है, जिस कारण इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन है कि हाल ही में हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य का उत्पाद है? पूछा जा रहा है कि जीआई टैग किस, हाथी मिर्च जो जीआई टैग इसको प्रदान किया गया है किस राज्य का उत्पाद है? ऑप्शन है हमारे सिक्किम, मणिपुर, ओडिशा, कर्नाटक। तो ये जो हाथी मिर्च है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह मणिपुर का उत्पाद है। कहां का है? मणिपुर का। देखिए आप, सितंबर 2021 में मणिपुर के दो प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च और तामेंगलोंग मैडविन ऑरेंज, दो मणिपुर के जो है कि उत्पाद हैं। एक तो हाथी मिर्च आपको दिख रहा है, दूसरा तामेंगलोंग मैडरिन ऑरेंज को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब हाथी मिर्च जो है मणिपुर के उखरुल जिले में,
किस जिले में मणिपुर के? थे उखरुल जिले में सिरार खोंग गांव में पाई जाती है। देखिए मणिपुर, आपको एक तो आपको राज्य पता चलेगा, मणिपुर में किस जिले में पूछा जाएगा तो उखरुल जिला में, और किस गांव में तो सिरार खोंग गांव में पाई जाती है क्या? हाथी मिर्च, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर देखिए हाथी मिर्च अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। अब इसकी खेती झूम प्रणाली के तहत पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। तो झूम प्रणाली के तहत यानी झूम सिस्टम के तहत पहाड़ी ढलानों पर इस हाथी मिर्च की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल हमारा जो 7वां नंबर है कि निकट अतीत में चर्चित कूपर महसीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहां सत्य कथन आपको पूछा जा रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि कूपर महसीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हमारा पहला कथन है कि यह सिक्किम की राज्य मछली है। पहला कथन कि यह सिक्किम की राज्य मछली है, और दूसरा कथन है कि इसका वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। दूसरे कथन में दिया जा रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचियस और लेक्सागोनोलेपिस है। तो इस तरह से आपको जो है कि दो कथन दिए हुए हैं, और पूछा जा रहा है कि इसमें सत्य कथन आपको पहचानना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको सत्य कथन पहचानने का ऑप्शन दे रखा है। देखिए कूट में पूछा जा रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इसमें सत्य कथन पूछा है, इस वजह से ये दोनों ही हमारे जो है कि कथन सत्य हैं। इसका मतलब है कि इसका सही उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन इसके सत्य हैं। देखते हैं उत्तर। सितंबर 2021 में सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर यानी स्थानीय नाम जो कूपर महसीर का है वो कैटली है को राज्य मछली घोषित किया है। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, इसलिए इसमें सी ऑप्शन उसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हमारे ऑप्शन है विवेक जौहरी, प्रियंक कानूनगो, सुशील चंद्रा, तुषार मेहता। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में विवेक जौहरी को बनाया गया। किसको? विवेक जौहरी को बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विवेक जौहरी होगा। देखिए आप सब व्याख्या देखिए कि 28 नवंबर 2021 को वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और विवेक जौहरी 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी है, और यह वर्तमान में CBIC में सदस्य मतलब 20 CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत थे। अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। और CBIC भारत में GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रशासित करने वाली नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। इस तरह आपको विवेक जौहरी इसके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है, पूछा जा रहा है। ध्यान से आपको देखना है कि विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है। ऑप्शन है हमारे पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। तो सर्वाधिक जो विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश हैं उस सूची में भारत जो है चौथे स्थान पर। किसमें? चौथे स्थान पर। देखिए आप 19 नवंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो 289 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ, इतना 289 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 640.874 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 640.874 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। फिर देखिए विश्व में सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों हैं उस सूची में भारत अब कितने पहुंच गया? चौथे स्थान पहुंच गया। इसमें वृद्धि इतना होने से ये चौथे स्थान पर। अब ये 19 नवंबर 2021 को जो समाप्त हुआ सप्ताह है उसमें ये रिपोर्ट आई हुई है। देखिए इस सूची में अगर बात की जाए तो चीन पहले स्थान पर। कौन सा पहले स्थान पर? चीन पहले स्थान पर है और भारत
चौथे स्थान पर। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आयोजित सिम्बेक्स 2021 किस देश का नौसैन्य अभ्यास है। सिम्बेक्स 2021 पूछा जा रहा है, किस देश का नौसैन्य अभ्यास है। हमारे ऑप्शन है भारत चीन, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान, भारत सिंगापुर। तो ये जो सिम्बेक्स 2021 है ये भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा भारत और सिंगापुर होगा। देखिए आप, भारत और सिंगापुर की नौसेना ने 2 से 4 सितंबर 2021, कब से 2 से 4 सितंबर 2021 के बीच दक्षिण चीन सागर में, कहां पे, दक्षिण चीन सागर में के दक्षिणी किनारे पर सिम्बेक्स नौसेना का अभ्यास किया। कहां पे किया गया है, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि हाल ही में जो सिम्बेक्स का आयोजन किया गया कहां पे किया गया, तो यह दक्षिण चीन सागर में किया गया। देखिए इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने आईएनएस रणविजय, आईएनएस किल्टन और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कोरा तथा एक P-8I लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान को तैनात किया। वहीं अगर सिंगापुर की नौसेना की बात की जाए तो इसने आरएनएस स्टीडफास्ट व मिसाइल पोत को शामिल किया है। स्टीडफास्ट व मिसाइल पोत को शामिल किया है सिंगापुर ने। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन आज के रहे। अब 10 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने उपस्थित होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और प्लीज आप लोग इसको शेयर भी करें अपने मित्रों को और लोगों को चैनल में जुड़वाएं ताकि उनको भी फायदा मिल सके। अब जो भविष्य के पेपर होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल उपलब्ध ही हो जाएगी, तो आप उसका नोट्स भी बनाते चलिए। पीडीएफ को आप इकट्ठे करके आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में उसको इकट्ठा करते चलिए। पेपर नजदीक आएगा आप तुरंत उसको खोलेंगे और तुरंत उसको पढ़ लेंगे पीडीएफ को। उसमें वही बातें लिखी जा रही हैं, वही बातें आपके सामने क्वेश्चन में लाया जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी टीम जो विषय विशेषज्ञों की है वो स्वयं इसमें लगे हुए हैं कि आपको वही चीजें मुहैया कराई जाए जो आपके लिए फायदा हो, आप सफल हों। और इस चीजों को ध्यान से देखते रहिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।